गाइज वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे ही कोई स्टूडेंट यूके में आता है या फिर किसी और कंट्री में जाता है तो उसका जो एक ड्रीम रहता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसके पास ट्रेवल कर पाए। जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन रहती है पेरेंट्स को यूके में इन्वाइट करने के लिए। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट अपने पेरेंट्स अपने इन लॉज को यूके में इन्वाइट करना चाहते हैं फॉर दिस सेरेमनी बट कंफ्यूज हैं कि क्या प्रोसेस रहता है, कितनी कॉस्ट रहती है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, तो आप बिल्कुल राइट वीडियो पे आए हैं क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड देने वाली हूँ पूरे प्रोसेस से लेके कॉस्ट तक का कि कैसे पूरी एप्लीकेशन आपकी होती है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास एंड करंट अपडेट। तीनों ही चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम इस चैनल से आपको मिलती रहेगी। सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस की कि अगर कॉन्वोकेशन सेरेमनी पे आपने अपने पेरेंट्स या फिर इन लॉज को इन्वाइट करना है तो प्रोसेस क्या रहता है। यूके में कॉन्वोकेशन सेरेमनी पे पेरेंट्स को बुलाने के लिए कोई अलग वीजा कैटेगरी अवेलेबल नहीं है। आपको अपने पेरेंट्स का स्टैंडर्ड विजिटर जो वीजा होता है वो अप्लाई करना पड़ेगा। वीजा अप्लाई करने के लिए प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन। आपको अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे, आपके पेरेंट्स की तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएं देन आपको फिल करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि यूकेवीआई की ऑफिशियल साइट से आपको मिल जाएगा। फॉर्म को सबमिट करने के बाद फीस पे करनी है एंड साथ में लेनी है बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट। इसके लिए कोई भी टेस्ट नहीं होता, कोई मेडिकल वगैरह नहीं होता, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट होती है। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट बुक कर देते हो उसके बाद अगर आप फंड कर रहे हो अपने पेरेंट्स की विजिट तो आपको एक कॉल आ सकती है यूकेवीआई की तरफ से। इंटरव्यू नहीं होती बट स्मॉल कॉन्वर्सेशन होती है, आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्या पूछा जाता है आपसे। तो उस कॉल के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आपको जो डिक्लेयर कर दिया जाता है। नॉर्मली विद इन 1 मंथ जो रिजल्ट है आपको मिल जाता है। तो अब बात करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको ये वीजा अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको अपनी तरफ से रेडी करने पड़ेंगे यूके में विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए आपके पेरेंट्स का। तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इन्विटेशन लेटर। तो आपको एक इन्विटेशन लेटर लिखना पड़ेगा जिसमें कि बहुत बेसिक सी डिटेल होती है जो कि आपके बारे में रहेगी कि आप कहाँ पे स्टडी कर रहे हो, कहाँ पे रह रहे हो, आपके पेरेंट्स कितनी देर के लिए आपके पास विजिट करेंगे, उनकी अकोमोडेशन कहाँ पे होगी, फंड कौन कर रहा है। तो आप इसको एज ए पैराग्राफ भी राइट डाउन कर सकते हो। आप इसको जो नॉर्मल होता है हेडिंग लिख के जो भी ये मेन है उसके बाद सिंपली एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो इट्स ओनली अप टू यू कि आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है कि या फिर नॉर्मली हेडिंग बना के उसका जो आगे एक्सप्लेन करना है विद इन 1-2 लाइन, इट्स अप टू यू। तो ये लेटर कहीं से आपको अटेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं होती। काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि इस लेटर को आपको किसी सॉलिसिटर या किसी से अटेस्टेड करवाना पड़ता है। ट्रस्ट मी, मैंने अपने पेरेंट्स का एंड इन लॉज दोनों का वीजा अप्लाई करा है। दोनों इन्विटेशन लेटर मैंने खुद लिखे थे, तो ही वीजा सक्सेसफुल मुझे मिले थे विदाउट अटेस्टेड। तो आप इस इन्विटेशन लेटर को खुद लिख सकते हो। इसके बाद इन्विटेशन लेटर के बाद आपको जो फर्दर डॉक्यूमेंट इसके साथ सबमिट करने होते हैं वो होता है आपका बीआरपी। मीन्स आपको आपके बीआरपी की जो कॉपी है वो साथ में सबमिट करनी पड़ेगी एज ए प्रूफ कि आप किस वीजा कैटेगरी पे हो। उसके बाद आप जहां पे भी वर्क कर रहे हो, जो भी आपकी वर्क की हिस्ट्री है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो है साथ में अटैच करना पड़ेगा एज ए प्रूफ ऑफ वर्क। इसके बाद 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स आप प्रोवाइड कर सकते हो एंड आपको अगर आप खुद उनकी अकोमोडेशन बुक करने वाले हो तो आपकी अकोमोडेशन का जो है प्रूफ भी साथ में सबमिट करना पड़ेगा। जो इसके बाद और डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से हो सकते हैं वो होने चाहिए आपके बैंक की डिटेल। अगर आप फंड कर रहे हो तो ये 6 मंथ की होगी एंड अगर आप फंड नहीं कर रहे हो तो 1 से 3 मंथ के बीच में भी आप जो अपनी डिटेल है वो सबमिट कर सकते हो। काफी लोगों का क्वेश्चन आएगा कि हमारे अकाउंट में कितनी मनी होनी चाहिए। ये आगे जाके जब मैं फंड्स वाले डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन
करूंगी उस टाइम पे बताऊंगी। फिलहाल जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है ऑनली मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि आप इनवाइट करने जा रहे हो कॉन्वोकेशन सेरेमनी पे अपने पेरेंट्स को, तो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर आपको रिक्वायर्ड होगा जो कि इन्विटेशन होगा कॉन्वोकेशन सेरेमनी का। मेल की फॉर्म में हो सकता है, या फिर अगर आपको कॉन्वोकेशन का इन्विटेशन लेटर मिल चुका है तो आप उसे भी सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कॉन्वोकेशन की फाइनल डेट आपको मिल चुकी है, आपकी यूनिवर्सिटी ने आपकी कॉन्वोकेशन की जो टिकट्स है वो अनाउंस कर दी है, तो आपको गेस्ट के लिए अलग से टिकट बाय करनी पड़ती है, उसे भी आप एज ए प्रूफ साथ में सबमिट कर सकते हो। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट है जो कि आपको खुद की तरफ से सबमिट करने होते हैं। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको आपके पेरेंट्स के लिए सबमिट करने होते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको सबमिट करने होते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं उनके पासपोर्ट। तो आपके पेरेंट्स का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए विद मिनिमम 1 एम्प्टी पेज ऑन देयर पासपोर्ट। इसके बाद पासपोर्ट के बाद जो फर्दर डॉक्यूमेंट आते हैं उसमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट किसी भी तरह के हो सकते हैं। इसमें 2 सिनेरियो आते हैं। फर्स्ट सिनेरियो ये होता है कि अगर वो अपना ट्रिप खुद फंड करें, एंड सेकंड हो सकता है कि अगर उनका ट्रिप आप फंड कर रहे हो। अगर वो अपना ट्रिप खुद फंड करें तो उस केस में उनकी तरफ से फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट है सबमिट करे जाते हैं, जिसमें कि मेजरली आता है उनके इनकम सोर्सेज। जिस भी तरह की उनकी इनकम है, जो भी उनका वर्क है, उसके रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। अगर उनके खुद का बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट, अर्निंग के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, बैंक डिटेल्स रिक्वायर्ड है, एंड सेविंग अकाउंट जो भी उनके पास है वो रिक्वायर्ड है। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उस केस में भी उनको 3 to 6 मंथ की सैलरी स्लिप, सेविंग अकाउंट एंड प्रॉपर जो भी सेविंग की मनी है, एफडी वगैरह जो भी उनके पास है वो उनको प्रोवाइड करना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स ITR अगर वो इंडिया से हैं तो उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर टैक्स की कितना टैक्स वो पे कर रहे हैं एंड कितनी उनकी अर्निंग है हो रही है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं वो ऑलवेज वेरी करते हैं किस तरह का काम है या किस तरह की इंडस्ट्री में आपके जो पेरेंट्स हैं वो हैं, अगर वो खुद अपने ट्रिप कर रहे हैं। यहाँ पे काफी लोगों का क्वेश्चन आता है कि कितना अमाउंट उनके पास होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट का कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं है, बट इतना अमाउंट होना चाहिए कि यूके में आके जितनी भी देर का वो ट्रिप बना रहे हैं, लेट्स सपोज फॉर 1 मंथ, तो उस अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे आके अपने जो लिविंग एक्सपेंडिचर्स हैं उनको फुलफिल कर पाए। और इसके अलावा जो और एक चीज कंसीडर करी जाती है वो ये करी जाती है कि उनके ऊपर कितने डिपेंडेंट्स है। लाइक अगर वो यूके में आ रहे हैं, क्या आप उनके सिंगल चाइल्ड हो, या उसके अलावा उनके और कोई चाइल्ड है, उनका क्या लाइफस्टाइल है। उन सारी चीजों को निकालने के बाद, देखने के बाद ये देखा जाता है कि क्या पूरे लाइफस्टाइल में वो इतनी सेविंग कर पा रहे हैं कि वो यूके का जो ट्रिप है वो अफोर्ड कर पाए। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन होती है वो ये हो सकती है आप उनका ट्रिप फंड कर रहे हो। ऐसा इसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स का ट्रिप फंड कर रहे हो उस केस में आपको 3 to 6 मंथ की जो सैलरी स्लिप है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। मंथ नेसेसिटी है, 6 मंथ ऑप्शनल है। अगर आप 3 मंथ के प्रोवाइड कर देते हो देन अच्छा है, पर अगर 6 मंथ की प्रोवाइड करते हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके बाद सिमिलर होता है सैलरी स्लिप के साथ जो आपकी बैंक की स्टेटमेंट होती है, वो भी सेम जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है आप 3 से लेके 6 मंथ तक की जो स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेजर क्वेश्चन आएगा कि कितने फंड रिक्वायर्ड होते हैं, कितनी मनी हमारे अकाउंट में होनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पे अगेन मिनिमम और मैक्सिमम का क्राइटेरिया सेट नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि मिनिमम 3000 अमाउंट जो होता है सिंगल पर्सन के लिए, अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हो तो इनफ होता है, इतना होना चाहिए। उसके अगर ज्यादा है तो वो प्लस पॉइंट रहेगा। और अगर आप 2 लोगों का वीजा अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम अमाउंट लाइक 5000 से 6000 होना चाहिए आपके अकाउंट में फॉर 1 मंथ ऑफ ट्रिप। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो ये रहता है कि ये जो अमाउंट है वो ऐसा नहीं है कि लाइक लास्ट मंथ में आपने कहीं से दिलवा दिया और वो जो अमाउंट है आपके बैंक में शो हो रहा है। ये अमाउंट ऐसे होना चाहिए कि आप एक टाइम से ये जो अमाउंट है अपने अकाउंट में उसे कैरी कर रहे हैं विद सेविंग। फॉर एग्जाम्पल कि आपको जो सैलरी है वो आ रही है 1500 पाउंड या फिर 2000 पाउंड, तो उसमें अगर आप कुछ जो मनी है वो हर मंथ स्पेंड करें जो कि आपके अकाउंट से शो होनी चाहिए,
पड़ेंगे कि आप कुछ लिविंग एक्सपेंसेस के लिए लाइक नॉर्मल ग्रोसरी शॉपिंग या ऐसा कुछ कर रहे हैं इस अमाउंट से, और उसके बाद अगेन 1000 जो अमाउंट है आपके अकाउंट में सेव हो रहा है। उसमें से 300 से लेके 500 अगर स्पेंड हो रहा है तो 1000 सेविंग में है। अगर आप मंथ का जो शो करोगे तो ऑब्वियसली 3000 हो जाएगा और उससे पहले कितना अमाउंट है वो प्लस में ही जाएगा। काफी लोगों के माइंड में एक डाउट आने वाला है कि वो एंड उनके स्पाउस एक साथ क्या जॉइंट जो है वो शो कर सकते हैं। तो यस, आप मोर देन वन अकाउंट भी जो है प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर फंडिंग, अगर आप ये ट्रिप फंड करने वाले हो, और स्पेशली अगर आप विद स्पाउस हो यहाँ पे तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि आपका जो स्पाउस है वो फुल टाइम वर्कर होगा। तो उस केस में अगर आप एज ए जॉइंट भी शो कर देते हो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप ये ट्रिप फंड भी कर रहे हो तो उस केस में जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो ये रहता है कि आपके पेरेंट्स लिविंग के लिए आपकी बैक कंट्री में क्या करें, क्या वो किसी पे डिपेंडेंट है लाइक आपके सिबलिंग्स वगैरह, या फिर उनकी खुद की सैलरी है, वो आपको बताना पड़ता है। उसके लिए आपको स्टिल प्रूफ सबमिट करने पड़ेंगे उनकी एम्प्लॉयमेंट्स के, एंड साथ में ही जो भी उनको फंड कर रहा है या फिर जिन पे भी वो डिपेंडेंट है उनकी जो है वो प्रूफ है आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आप बात करते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बाद जो अनदर डॉक्यूमेंट होता है वो होता है अकोमोडेशन के लिए डॉक्यूमेंट। तो अकोमोडेशन के लिए आपके पेरेंट्स को डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो ये अकोमोडेशन कोई भी हो सकती है, आप उनके लिए होटल बुकिंग कर सकते हो, होटल बुकिंग के रेफरेंस नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी एड्रेस में एट ए टाइम रह रहे हो आप सेम एड्रेस भी उनके लिए यूज कर सकते हो। इसमें काफी लोगों की काफी कंफ्यूजन्स रहती हैं, स्पेशली जो लोग प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रहते। काफी क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं कि हमारे अकोमोडेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे नाम पे नहीं है, क्या इससे कोई प्रॉब्लम आएगी? तो इससे प्रॉब्लम नहीं आती। बेसिकली आपको कोई भी एक एड्रेस प्रूफ देना होता है। अगर आप किसी भी तरह का बिल पे कर रहे हैं आप उसे भी एज ए एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं। ये वाईफाई का बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है, किसी भी तरह के बिल को भी आप एज ए अपना अकोमोडेशन प्रूफ यूज कर सकते हो। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है रीजन टू रिटर्न और टाइज इन बैक कंट्री। तो बेसिकली आपके पेरेंट्स आपके पास आने के बाद वापस क्यों जाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वीजा ग्रांट होने के लिए। तो इसको प्रूव करने के लिए आपके पेरेंट्स को अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो इसमें दो तरह की चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो होता है रिलेशनशिप एंड सेकंड होता है एसेट्स। तो रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स का कोई भी क्लोज रिलेशनशिप्स है, लाइक आपके सिबलिंग्स हैं, उनकी फैमिली है वापस जिनके पास रिटर्न होंगे ही, तो आप उनके जो प्रूफ है वो सबमिट कर सकते हैं। लाइक आधार कार्ड हो सकते हैं उनके पासपोर्ट नंबर्स हो सकते हैं कि आपके जो सिबलिंग्स हैं वो बैक कंट्री में है। इसके अलावा एसेट्स भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। एसेट्स में आपकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, आपके व्हीकल्स हो सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो कि आपके पेरेंट्स के नाम पे है जो कि वो बाद में जाके संभालेंगे, वो आप एज ए वापस जाने के रीजन के तौर पे सबमिट कर सकते हो कि हमारे पेरेंट्स के पास ये चीजें अवेलेबल है जिसके कारण उन्होंने वापस अपनी बैक कंट्री में रिटर्न होना है। ये केस टू केस वेरी करेगा कि आप किस सिचुएशन में है, आपके पेरेंट्स किस सिचुएशन में है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके पास अवेलेबल रीजंस है वापस जाने के वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपके पेरेंट्स अपनी तरफ से राइट डाउन करते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में हर चीज एक्सप्लेन करी जाती है आपके पेरेंट्स की तरफ से। अगेन स्टार्टिंग से जैसे आपने इन्विटेशन लेटर पे लिखा था, आपके पेरेंट्स भी लिखेंगे कि वो जो है उनका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है, किस चीज के लिए वो यूके में आ रहे हैं, कितनी देर के लिए वो यूके में स्टे करेंगे, उनके क्या प्लान्स हैं कि मतलब जैसे कि आप राइट डाउन कर सकते हो कि इस डेट को वो कॉन्वोकेशन सेरेमनी अटेंड करेंगे, उसके बाद 1 वीक के लिए या 2 वीक के लिए वो यूके को एक्सप्लोर करेंगे एंड इस डेट को वो वापस रिटर्न हो जाएंगे। तो जो भी ट्रेवल आइटनरीज होती हैं वो जो है आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में राइट डाउन करनी पड़ेंगी अपने पेरेंट्स के लिए। इसके बाद अगेन फंडिंग का बताना पड़ेगा। जैसे भी आप ट्रिप को फंड कर रहे हो, आप कर रहे हो, आपके पेरेंट्स कर रहे हो, जितना भी अमाउंट आप शो कर रहे हो वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में राइट डाउन करना पड़ेगा कि इतना अमाउंट है, इतने फंड है उनके पास जिसमें कि वो ये ट्रिप जो है वो अकोमोडेशन इसमें बताना पड़ेगा कि कहाँ पे वो रहने वाले हैं एंड लास्ट में उनके वापस जाने के क्या रीजन है, इस जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है उसमें मेंशन करना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप प्रोवाइड करने वाले होते हो उसी के बारे में प्रॉपर इसमें डिटेल में आपको लिखना
पड़ेगा आपके पेरेंट्स के लिए। तो ये तो हुए सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रिक्वायर्ड है आपके पेरेंट्स के विजिटर वीजा के लिए। अब बात करते हैं अब उस कॉल की यूकेवीआई की जो कि आपको आएगी अगर आप अपने पेरेंट्स का जो ट्रिप है वो फंड करें। अगर आप अपने पेरेंट्स का प्रॉपर ट्रिप फंड करें तो उस केस में आपको यूकेवीआई की तरफ से एक कॉल आ सकती है। तो उस कॉल में आपसे कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता। फर्स्टली तो वो आपको कॉल पे नॉर्मल ये पूछते हैं जब वो आपको कॉल करते हैं कि क्या आपने किसी का विजिटर वीजा अप्लाई करा है, तो वो किसी का नाम नहीं लेते तो आपको आंसर बताना पड़ेगा यस। उसके बाद वो नाम पूछेंगे कि किस पर्सन का आपने विजिटर वीजा अप्लाई करा है, रीजन क्या है अप्लाई करने का, कितनी देर के लिए वो आपके पास आके रहेंगे एंड क्या आप इस ट्रिप को फंड कर रहे हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ये भी पूछा जाता है कि कब वो वापस जाएंगे एंड कौन सी डेट्स को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके पास आए। तो ये कुछ 5-6 क्वेश्चन होते हैं। जब मैंने अपनी मदर का वीजा खुद फंड करा था एंड अप्लाई करा था उस केस में मुझे कॉल आई थी एंड मुझसे यही कुछ 5 to 6 क्वेश्चन पुट करे गए थे। अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मिनट के लिए ये कॉल का पूरी ड्यूरेशन थी और इस कॉल से पहले आपको किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आता। डायरेक्टली होम ऑफिस की तरफ से आपको कॉल आती है। आपको वो कॉल अगर आप पिक कर लेते हो तो डायरेक्टली वो आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे। अगर आप कॉल मिस कर देते हो तो लेटर ऑन आपको जो कॉल है वो करी जाती है। अब लास्ट में बात करते हैं कॉस्ट की कि कितनी कॉस्ट आती है अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए यूके का विजिटर वीजा अप्लाई करना है। तो गाइस जो कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है कि आप कितने टाइम के लिए अप्लाई करने वाले हो। पर नॉर्मल स्टैंडर्ड जो विजिटर वीजा होता है 6 मंथ के लिए उसकी जो कॉस्ट होती है वो अराउंड 100 पाउंड रहती है। अब थोड़ी सी इंक्रीज कर दी गई है, स्क्रीन पे आपको नजर आ गई होगी। तो कॉस्ट है आपके एप्लीकेशन की जो कि आपको सबमिट करनी पड़ेगी फॉर यूकेवीआई अपना वीजा अप्लाई करने के लिए। ये थी आज की वीडियो अपने पेरेंट्स को कॉन्वोकेशन पे इनवाइट करने के लिए। होपफुली मैंने सारी चीजें इसमें कवर कर ली है। स्टिल अगर कुछ मिस हो गया है तो नीचे मुझे का कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो एंड आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।